this is our next unit, therapeutic approaches. This is a unit 5th of class 12th. थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के अंदर हमने जो 4th यूनिट के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़े थे, अब कौन सी थेरेपी किस तरीके से यूज करके हम उन डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं और क्लाइंट को रिलीफ महसूस करवा सकते हैं, उन थेरेपीज के बारे में नॉलेज देगी आपको ये यूनिट। तो देखिए इस यूनिट के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। मींस जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर अगर आपको कोई मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसके लिए हम कभी भी साइकोथेरेपी वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो तब जो ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा, थेरेपी यूज की जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, साइकोथेरेपी। और स्टूडेंट्स आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो साइकोथेरेपी है वो कॉमन डॉक्टर्स नहीं यूज कर सकते, ओनली साइकेट्रिस्ट ही यूज कर सकते हैं, जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक होते हैं। अदरवाइज ये साइकोथेरेपीज किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा या एक जनरल पर्सन के द्वारा अगर यूज की जाती है तो ये गैर कानूनी है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकोथेरेपी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। ये एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में। जो आपकी साइकोथेरेपी है वो वॉलंटरी रिलेशनशिप है। इसको वॉलंटरी रिलेशनशिप इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इस थेरेपी में, इस साइकोथेरेपी में दो लोग इंक्लूड होते हैं जो कि अपनी इच्छा से आते हैं। वो दो लोग कौन होते हैं, एक तो क्लाइंट और दूसरा आपका थेरेपिस्ट। मींस अगर आप क्लाइंट को खींच कर लेके जा रहे हो साइकोथेरेपिस्ट के पास तो क्या वो कभी अपनी इनर फीलिंग्स के बारे में बात करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेगा? नहीं। अगर क्लाइंट वॉलंटरली ये चाहता है कि मुझे मेरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आना है, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे डिस्ट्रेस से बाहर आना है, स्ट्रेस से बाहर आना है, तो जब वो अपनी इच्छा से किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएगा और थेरेपिस्ट के साथ अपनी सारी बातें शेयर करेगा, और थेरेपिस्ट भी जब बिना किसी कंडीशन के उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वॉलंटरी उसमें पार्ट करेगा, तो ये देखो दोनों अपनी इच्छा से आए ना एक रिलेशन में। क्लाइंट तो वो होता है जिसे ट्रीटमेंट चाहिए और थेरेपिस्ट वो होता है जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, और इन दोनों के बीच में जो वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइकोथेरेपी। इस रिलेशनशिप का मेन काम क्या होता है, ये रिलेशनशिप क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, क्योंकि जब तक क्लाइंट और थेरेपिस्ट का आपस में अच्छा रिलेशन नहीं बनता तब तक क्लाइंट खुलकर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं करता और थेरेपिस्ट उसकी कमियों को, उसके डिसऑर्डर्स का पता नहीं लगा सकता। बाकी का जो देखिए दूसरे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं उसमें डॉक्टर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पेशेंट के साथ कोई रिलेशन बनाएगा, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी डिसऑर्डर से बाहर आना चाहते हैं, तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। मींस एक दूसरे पर विश्वास होना, तभी हम किसी भी तरह के डिसऑर्डर से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें थेरेपिस्ट का मेन एम क्या होता है कि क्लाइंट की जितनी भी साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है उनसे उसे बाहर लाया जा सके, उसको मोटिवेट किया जा सके, उसे इतना मोटिवेट किया जा सके कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टिव हो जाए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाए। तो ये जो आपकी साइकोथेरेपी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो कोई भी थेरेपी जो हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरह की साइकोथेरेपीज होती है। सभी थेरेपीज का मेन एम क्या होता है कि जब आपको पता लग जाए कि पर्टिकुलर पर्सन में इस तरीके के सिम्टम है तो आपके थेरेपिस्ट को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी थेरेपी इसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी, और उस थेरेपी की जो मेन प्रोसीजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें यूज करना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब थेरेपी वाइज प्रोसीजर भी अलग होता है। ये एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर जो आपका थेरेपिस्ट होता है मेनली उसका काम होता है क्लाइंट के इमोशनल स्टेटस को बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के अंदर लेकर जाना। इसमें ड्यूरेशन होती है कि जब तक आपका क्लाइंट प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाता एक प्रोसीजर चलता रहता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसको मोटिवेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। अगर हम पूछे कि साइकोथेरेपी के गोल्स क्या हैं,
इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से गोल्स बनते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइकोथेरेपी का जो ये रिलेशन बनाया जाता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, ये बिल्कुल पर्सनल होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सभी के सामने इस रिलेशन की बात नहीं करनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस फील हो, वो खुलकर अपनी सारी बातें बता सके। क्योंकि प्रॉब्लम वही है, वो खुलकर अपनी बात बता नहीं सकता, तभी वो डिसऑर्डर्स के अंदर उलझता चला जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो खुलकर अपनी बीमारी के बारे में बात करे, तो उसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होना चाहिए। गोल्स में मेनली साइकोथेरेपी का मेन मोटिव क्या होता है कि हमें इमोशनली स्टेबल करना है हमारे क्लाइंट को, उसे मोटिवेट करना है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी स्टैब्लिश करनी है, उसको इतना लायक बनाना है कि वो रूटीन के काम अच्छे से कर सके, अडेप्टिव नेचर हो उसका, अपनी जरूरतों को समझ सके, अपने लिए अच्छा सोच सके, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को सभी के सामने खुलकर बता सके। तो ये आपके साइकोथेरेपी के गोल होते हैं, जिसमें आप अपने क्लाइंट को इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो पॉजिटिवली अपनी लाइफ को आगे चला सकता है। आगे देखेंगे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशन किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। पर्पस कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, उसी डिसऑर्डर से बाहर आना क्लाइंट का पर्पस है, और डिसऑर्डर से बाहर लाना थेरेप्यूटिक का या थेरेपिस्ट का प्रोसीजर है या एक पर्पस है। तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, अलायंस। क्या बोलेंगे इसे? अलायंस। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसे एक चीज और आप समझ लें कि जो नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे लंग्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ब्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई आपके और भी जैसे मान लो कोई ब्रेन हेमरेज, लंग्स या अपने जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर आपको जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साइकोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। साइकोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे ना तो हम परमानेंट बोल सकते हैं और ना ही कोई पासिंग एक्विटेंस बोल सकते हैं, जिसमें दो लोग मिले, आपस में हल्की सी बातचीत की और खत्म, या फिर परमानेंटली आपको एक हॉस्पिटल में रख लिया और आपका ट्रीटमेंट चलता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर मेन पर्पस क्या होता है कि हमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना है। तो देखिए, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो प्रॉफिट उसको 6 मंथ में मिल जाए, साल में मिल जाए, 2 साल में भी मिल जाए। लेकिन अगर हमारा पेशेंट, हमारा क्लाइंट कोऑपरेटिव नहीं है तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। तो ये जो आपकी साइकोथेरेपी रिलेशनशिप होती है, ये कोई परमानेंट इक्विवेलेंस भी नहीं होता, ना ही कोई पासिंग इक्विवेलेंस होता है, और इसकी कोई ड्यूरेशन की एक लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता कि इतनी थेरेपी हो गई भाई ट्रीटमेंट कंप्लीट। जब तक क्लाइंट रिस्पॉन्स करना ना शुरू कर दे तब तक इसका प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। इसके दो कंपोनेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर एंड ड्यूरेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर में ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट हेल्प के लिए आया है, जो क्लाइंट एक थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो किस तरीके की थेरेपी चाहता है, उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए। डिप्रेशन से बाहर आना है, एंजाइटी से बाहर आना है, उसकी इमोशनल स्टेट सही नहीं है, रैशनल थिंकर नहीं है, ठीक है, कोई जजमेंट नहीं ले पाता, डिल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं, किस तरीके का नेचर है उसकी बीमारी का, उसके डिसऑर्डर का। तो उस नेचर को देखकर कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश किया जाता है, मींस आपकी थेरेपी स्टार्ट की जाती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, किसी भी थेरेपी को यूज करते समय हमें ये देखना होता है कि एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है। अगर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा गंभीर है तो ड्यूरेशन लंबी हो सकती है। नॉर्मल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के बाद अगर आपके अंदर हमें चेंज दिख रहा है तो उसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर, कि आपके डिसऑर्डर पर, कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो डिसऑर्डर है कैसा। तो देखिए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अगर हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट का मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट रिकवर कर रहा है अपने डिसऑर्डर से तो रिजल्ट अच्छा आना है।
तो वो रिलेशनशिप को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जो एक साइकोथेरेपिस्ट होता है वो कभी भी अपने क्लाइंट के सामने किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं रखता। वो उसकी गलत सही सभी बातों को बिना किसी कंडीशन के सुनता है और हमेशा अपना एटीट्यूड उसके लिए क्या रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। वो कहीं पर भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम यहाँ पर गलत हो, वो आपकी हर कही हुई बात को एक्सेप्ट करेगा। जब वो आपकी हर बात में हाँ मिलाएगा तभी आपको धीरे धीरे ऐसा फील होने लगेगा ना कि दिस इज द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू लिसन मी, जो मुझसे सुनता है, मुझ पर विश्वास करता है। तो जब तक क्लाइंट को आप ऐसा फील नहीं करवाएंगे तब तक वो अपनी इनर फीलिंग्स को आपके सामने नहीं एक्सप्रेस करेगा। तो हमेशा एक रिलेशनशिप में थेरेपिस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल, और हमेशा उसको पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए और अच्छा बिहेव करने पर उसको रेनफोर्समेंट भी देना चाहिए। नेक्स्ट चीज जिसके हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलेशनशिप की ट्रस्ट। क्लाइंट का अपने थेरेपिस्ट के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक क्लाइंट का थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट नहीं है वो अपनी इंटर फीलिंग्स को उसके सामने रिवील नहीं करेगा, अपनी बीमारियों के कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, खुलकर कोई बात बता नहीं पाएगा। क्योंकि जब से ट्रस्ट होगा ना कि ये एक इंसान है जो मेरा ट्रीटमेंट दे सकता है, अच्छे से मुझे अपने डिसऑर्डर से बाहर आने में हेल्प कर सकता है, तो इसके लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये ट्रस्ट का काम डिपेंड करता है कि थेरेपिस्ट का नेचर कैसा है। थर्ड थिंग, रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए एम्पैथी की फीलिंग होना चाहिए। देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। यहाँ पर सिंपैथी की बात नहीं बल्कि एम्पैथी की बात हो रही है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? सिंपैथी के अंदर अगर कोई इंसान दुख में है तो हम उसे देखकर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बेचारा दुख में है, बाकी हम उसके जैसा फील नहीं करते जैसा वो दुख वो फील कर रहा होता है। लेकिन एम्पैथी के अंदर क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर और जब एक्सप्रेस करता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और जब थेरेपिस्ट वही सेम फीलिंग्स, ग्रीव्स, वो जो उसकी लाइफ के अंदर गड़बड़ चल रही है, वो सारी चीजें जब आपका थेरेपिस्ट खुद फील करने लगे, देखो तो आप जब खुद उस सारे दुख को फील कर रहे हो तो तभी आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाओगे ना कि अब मैं इस इंसान को इसकी तकलीफ से बाहर कैसे लाऊं। तो इसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि सामने वाले के शूज में आपने अपना पैर रख दिया हो, मीन जैसा वो फील कर रहा है उतना ही दुख आप भी फील कर रहे हो। तो एम्पैथी फीलिंग अगर आपके थेरेपिस्ट में है तभी वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकता है और इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत बनता है और इसके रिजल्ट्स भी आपको हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि थेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है, जो थेरेपी होती है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो उसका कारण कई बार ये भी हो सकता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो रिलेशन बना था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा उतना ही हमें इन थेरेपीज का आउटकम देखने को मिलता है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज है जिनका यूज करके हम हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।